हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ्स के एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों, त्रिकोणमिति क्लास 10 के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और त्रिकोणमिति पर आधारित हमारे पास दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति को हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम त्रिकोणमिति को बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। यानी कि हम त्रिकोणमिति को 0 लेवल से स्टार्ट करके इसके हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जांपल्स, थ्योरी या फिर इसके जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उन सभी फॉर्मूलाज को बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड सा चैप्टर है, बहुत ही कठिन सा चैप्टर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम त्रिकोणमिति को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ें तो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर हमें बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। दोस्तों, इस चैप्टर से एग्जाम के अंदर बड़े नंबर में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही सिंपल लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो पेन और कॉपी को उठाकर अपने साथ रखिए और साथ के साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। और आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया चैप्टर, बिल्कुल न्यू चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर हमने 9वीं क्लास के अंदर नहीं पढ़ा था। तो आज हम इसको बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। दोस्तों, त्रिकोणमिति को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि त्रिकोणमिति को हम मैथमेटिक्स के अंदर क्यों पढ़ते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति का मैथमेटिक्स के अंदर किस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लेते हैं हम किसी पार्क के अंदर घूम रहे हैं और वहां पर हमने कुतुब मीनार को देखा। तो कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़े होकर जब हम कुतुब मीनार के शीर्ष को देखते हैं, ठीक है, कुतुब मीनार से कुछ दूरी पर खड़े होकर जब हम कुतुब मीनार के शीर्ष को देखते हैं, तो क्या उस स्थिति में आप अनुमान लगा सकते हो, क्या आप ये बता सकते हो कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? नहीं ना। यानी कि हम मीनार के आधार से कुछ दूरी पर खड़े होकर जब उसके शीर्ष को यदि देखें, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हो, यानी कि बिना इंच टेप से नापे हुए क्या आप ये बता सकते हो कि उस मीनार की ऊंचाई कितनी है? ठीक है। या फिर मान लेते हैं हम किसी मकान की छत के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम किसी मकान की छत के ऊपर खड़े हुए हैं। छत मकान के पास से कोई नदी गुजर रही है और नदी के पास में एक मंदिर की सीढ़ियों पर एक खंभला रखा हुआ है, ठीक है। यानी कि हम मकान की छत के ऊपर खड़े हुए हैं, मकान के पास में नदी गुजर रही है और नदी के दूसरी तरफ मंदिर की सीढ़ियों पर एक गमला रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, मकान की छत से उस गमले को देख रहे हैं, ठीक है, मकान की छत से हम उस गमले को देख रहे हैं। तो क्या इस स्थिति में आप ये अनुमान लगा सकते हो कि नदी जो बह रही है उस नदी की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, नहीं ना। तो उस स्थिति में नदी की चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए या फिर हम मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए गणित की जिस टेक्निक को काम में लेते हैं, उसी टेक्निक को क्या कहते हैं यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति कहते हैं यहाँ पे। ठीक, यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर हम हाइट व डिस्टेंस के सवालों को सोल्व करते हैं, यानी कि जिन सवालों में ऊंचाई व दूरी से संबंधित कोई भी चीज हमें निकालनी होती है तो वहां पर हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई त्रिकोणमिति के उपयोग की, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर त्रिकोणमिति का उपयोग क्यों किया जाता है। आइए हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा की। दोस्तों, वैसे तो हमारे पास त्रिकोणमिति की परिभाषा को कोई नहीं पूछता है, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखने के लिए त्रिकोणमिति की परिभाषा को पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के शब्द के बारे में। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के शब्द को यदि हम ध्यान से देखें तो ये 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना हुआ है अपने पास। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 3 छोटे छोटे शब्द है और उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के शब्द का हमने क्या किया? संधि विच्छेद किया, इसको हमने तोड़ दिया है, टुकड़े कर दिए इसके। तो एक तो हमारे पास ट्री, ग्रीक वर्ड है अपने पास, ये पहला तो हो गया ट्री, दूसरा हो जाएगा अपने पास गॉन, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा इसका मेट्रोन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री 3 छोटे छोटे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ट्री, गॉन और मेट्रोन। ठीक, अब हम इनका अर्थ निकालते हैं। ट्री का मतलब होता है 3, यानी कि ट्री मतलब 3, ठीक है, ट्री का मतलब कितना हो गया? 3। गॉन का मतलब होता है भुजा, ठीक है, गॉन का मतलब क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन का मतलब होता है इनकी माप। ठीक है, यानी कि 3 भुजाओं की माप के बारे में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के शब्द का अर्थ होता है अपने पास। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होगी? 3 भुजाओं की माप। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 भुजाएं, ठीक है, 3 भुजाएं किसके अंदर मिलती है अपने पास?
तीन भुजाएं हमारे पास किसके अंदर मिलती है, त्रिभुज के अंदर मिलती है, यानी कि ट्रायंगल के अंदर मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के हिंदी वाले शब्द की बात करें तो त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण का मतलब हम जानते हैं त्रिभुज के अंदर वाले कोण, और मिति का मतलब होता है भुजाएं, यानी कि तीन कोण व तीन भुजाएं। ठीक, और हम जानते हैं कि तीन कोण व तीन भुजाएं तो किसके अंदर पाई जाती है, त्रिभुज के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यानी कि हम एक त्रिभुज लें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे कितनी साइड है, कितनी भुजाएं, यहाँ पे तीन भुजाएं। ठीक है, और तीन ही क्या है, यहाँ पे कोण भी है अपने पास। ठीक, तो तीन भुजाएं व तीन कोण हो गए अपने पास। ठीक है, तो त्रिकोणमिति की व्यवस्था, त्रिकोणमिति की जो डेफिनेशन यानी कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या निकल के आएगी अपने पास, देखो, यानी कि त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं के मध्य क्या करते हैं, यहाँ पे संबंध निकालते हैं, यानी कि माप निकालते हैं। ठीक है, तो तीन तो भुजाएं रहेंगे हमारे पास और तीन ही कोण रहेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलेगी, देखो, त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या करते हैं, या फिर हम ऐसे कहेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, त्रिभुज की, अब त्रिभुज भी कौन सा लेंगे हम, यहाँ पे हमने जो दोनों एग्जाम्पल लिए पिछले वाले, उन दोनों एग्जाम्पल में जो हमारे पास ट्रायंगल बना है, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल के अंदर जो ट्रायंगल बना है वो ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो डेफिनेशन क्या बनी अपने पास कि गणित विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की यानी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं व उसके तीनों कोणों के मध्य संबंध व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, समकोण त्रिभुज की एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है जिसको हम क्या कहते हैं, समकोण का मतलब क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमिति की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, यानी कि जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण हो और उनके मध्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे संबंध पढ़ेंगे, उन संबंधों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे त्रिकोणमिति कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डेफिनेशन वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, लेकिन हम याद रखेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत रहे। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद अब देखो ट्रायंगल हमारे पास क्या है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तो तीन चीजें होती है अपने पास। ठीक है, राइट एंगल जो ट्रायंगल बनता है अपने पास उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ तीन चीजें रहती है। ठीक है, अब तीन चीजें कौन कौन सी, देखो हम इसको नाम दे देते हैं पहले, ये ए बी और ये सी। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका नाम हो गया ए बी और सी। ठीक है, अब देखो समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री का कोण होता है अपने पास, ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहा जाता है, हमने कर्ण कहते हैं, यानी कि ऑब्वियसली समकोण त्रिभुज से हम कह देते हैं क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। समकोण त्रिभुज में हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय काम में आती है, इसलिए लंब, आधार और कर्ण तीन चीजें होती है यहाँ पे। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखो दो भुजाएं बचे अपने पास, लंब और आधार। ठीक, त्रिकोणमिति से पहले हम किसी को भी लंब कह सकते थे, किसी को भी आधार कह सकते थे, लेकिन जब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो वहां पर हम लंब आधार किसी को नहीं कह सकते, यहाँ पे किसी को भी लंब और आधार नहीं कह सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम कोण के हिसाब से लंब आधार को दिखाएंगे। यहाँ पे ये चीज सदैव याद रखने योग्य है कि कोण के आधार पर लंब और कर्ण, लंब और आधार रहता है अपने पास। ठीक, अब देखो अगर हम कोण ए की बात करते हैं, ठीक है, इस कोण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे ए वाले कोण की, तो ए के सम्मुख भुजा ये है, ए के सम्मुख भुजा। ठीक है, कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के सम्मुख भुजा कौन है, ये वाली। ठीक है, तो उस स्थिति में कोण ए के जो सामने वाली भुजा होती है, यानी कि जिस एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है, जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपना लंब हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, यानी कि जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब। ठीक, अब देखो इसके साथ वाली भुजा क्या है, इसके साथ वाली भुजा हो गई अपने पास ए बी, ये तो इसके सामने वाली भुजा है जिसको हमने लंब कह दिया, सम्मुख भुजा को क्या कह दिया, लंब। सम्मुख भुजा किसकी, कोण ए की, कोण ए की सम्मुख भुजा है अपने पास जिसको हमने इससे लंब से क्या रखा है, इसके साथ वाली भुजा। ठीक है, कोण ए के साथ वाली भुजा और
कोण, जिस कोण की हम बात करेंगे उसके साथ वाली भुजा को क्या कहते हैं, हम आधार कहते हैं। ठीक है, तो आधार कौन रहेगा, ए बी आधार रहेगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ, 90 के सामने वाली भुजा क्या रहेगी, सदैव कर्ण रहेगी। ठीक है, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कोण ए की, तो इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी, लंब, और इसके साथ वाली भुजा क्या रहेगी, आधार रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से बात करें, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया अपने पास, ये ए बी सी। अब ये तो कर्ण ही रहेगा अपने पास। ठीक, अब देखो, अब अगर हम बात करें कोण सी की, ठीक है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा कौन है, ये है कोण सी के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा। अब कोण सी के सामने वाली भुजा ये है, तो अब इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम लंब। ठीक है, क्योंकि कोण कहाँ पे है, वहां पर है, और कोण यहाँ है, तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक, और ये इसके साथ वाली, तो अब ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के अंदर लंब और आधार अब किसके हिसाब से लिखे जाएंगे, कोण के हिसाब से। जहां कोण होगा उसके सामने देख लेंगे, जस्ट सामने, वो तो क्या हो जाएगा, लंब, और उसके साथ वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, और इसके सामने ये लंब है और ये आधार है अपने पास। ठीक है, तो ये हम समकोण त्रिभुज के बारे में पहले भी पढ़ते हैं, लंब, आधार और कर्ण के बारे में, और इसके लिए हमारे पास एक पाइथागोरस प्रमेय भी होती है, जिसको हम क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बोधायन प्रमेय के नाम से भी है और पाइथागोरस प्रमेय के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो ये हम समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति के अंदर हम कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। उससे लंब, आधार और कर्ण यानी कि इसकी तीनों भुजाओं और उसके तीनों कोणों के मध्य क्या करेंगे, यहाँ पे संबंध पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं और उसके तीनों कोणों के मध्य संबंधों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 6। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 ही क्यों होते हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते थे और 6 से कम भी हो सकते थे। ठीक है, अब उसी चीज को समझने के लिए देखो हम यहाँ पे लेते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल को लेते हैं। दोस्तों, अपने पास त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास कोण बी समकोण दिया हुआ है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और बी क्या है, यहाँ पे समकोण है। ठीक है, कोण बी के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कोण बी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, हम कर्ण कहेंगे। ठीक है, इस वाले कोण की अगर हम बात करें, जिसको हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे कोण ए को हमने मान रखा है थीटा। बी के सामने वाले भुजा कर्ण, इसको हमने क्या मान लिया, थीटा। थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और इसके साथ वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो ये लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक, अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे कितने भुजाएं होंगे, 3 भुजाएं। समकोण त्रिभुज के अंदर कितने भुजाएं, 3 भुजाएं, लंब, आधार और कर्ण। ठीक, अब देखो, हम ये चेक करने की त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं, क्योंकि 6 हम बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे में नहीं, उनको बनाने का तरीका सीखेंगे, जिसको हमें एक को भी याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक, अब देखो क्या दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, अगर हम इन तीनों का एक दूसरे के साथ अनुपात निकालें तो इससे कितने अनुपात बन सकते हैं। ठीक है, आइए चेक करते देखो, हमारे पास 3 भुजाएं कर्ण, आधार और लंब। हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक दूसरे के साथ अनुपात निकालेंगे। अब अनुपात किस तरीके से निकलेगा, देखो, कर्ण अनुपात का मतलब हो गया 2 का भाग देना, तो अनुपात क्या क्या निकल सकते हैं, लंब का कर्ण के साथ भी निकल सकता है। ठीक है, तो एक अनुपात तो क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण अनुपात के रूप में। ठीक, इस कोण के लिए, क्योंकि हमने थीटा यहाँ पर ले रखा है, जिसके सामने वाली क्या होगी, लंब, इसके साथ वाली आधार, और ये क्या है, कर्ण। ठीक है, तो हम क्या करें, अनुपात बना रहे हैं, तो किस तरीके से, एक तो आएगा लंब का अनुपात कर्ण के साथ, तो क्या बनेगा, लंब बटे कर्ण। एक तो ये बनेगा अपने पास। ठीक है, इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात भी इसके साथ। दूसरा अपने पास क्या बन जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो ये दूसरा अनुपात हो गया। ठीक, इसी तरीके से इसका इसके साथ भी हो गया, इसका इसके साथ भी हो गया, तो 2 तो अपने पास ये हो गए। ठीक, तीसरा क्या होगा, इसका इसके साथ निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो मेन 3 हो गया अपने पास, लंब का कर्ण के साथ, आधार का कर्ण के साथ, और इन दोनों का लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये 3 तो ये हो गए।
हम और कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण था, लंब बटे कर्ण, अब उल्टा भी तो लिख सकते हैं हम, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अनुपात निकाल रहे अपन, चाहे जैसे निकाले, इसका इसके साथ निकाले या फिर इसका इसके साथ निकाले, हमें टोटल चेक करने की कितने बन सकते हैं, तो वही हम बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बन सकता है कर्ण बटे लंब, एक क्या बन जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ऐसे ही कर्ण बटे आधार, ये भी बन सकता है, तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, तीसरा, इसके बाद लंब बटे आधार था, तो आधार बटे क्या हो गया, लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, तो मेनली हमारे पास इस ये अनुपात बन सकते हैं। अब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, तीन तो ये हो गए। बाकी अगर हम देखें तो इन्हीं के उल्टे हो रहे हैं हम, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ठीक है, बाकी लंब बटे लंब कैंसिल हो जाएगा, आधार बटे आधार कैंसिल हो जाएगा, कर्ण बटे कर्ण भी कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल कितने बनेंगे अपने पास, 6 ही अनुपात बन रहे हैं, इसलिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात भी कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि तीन भुजाओं का अनुपात अगर हम निकालें, एक दूसरे के साथ अनुपात निकाले, तो ये केवल कितने बार निकल सकता है, केवल 6 बार निकल सकता है। इसलिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब किस तरीके से देखो, पहला जो हमने निकाला वो है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, इस कोण के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण जो है उसके लिए हम एक नया त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। नए त्रिकोणमितीय अनुपात को किस रूप में लिखा जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण जो है वो किसका सूत्र होता है अपने पास, त्रिकोणमितीय अनुपात में किसका सूत्र होता है, लंब बटे कर्ण, तो वो होता है हमारे पास किसका, साइन का, तो साइन। ठीक है, वैसे तो इसको अपन क्या लिखते हैं, साइन, लेकिन हम यहाँ पे इसको साइन लिखेंगे, SIN, और किस कोण के लिए है, ए कोण के लिए है, इसको लिखा जाएगा साइन थीटा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, लंब बटे कर्ण, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। ठीक है, तो साइन और किस कोण के लिए है, इस वाले कोण के लिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। एक भी सूत्र याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम केवल सिंपल तरीके से निकालेंगे इनको। तो लंब बटे कर्ण कोण ए के लिए यानी कि थीटा के लिए, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या अपने पास, साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो ये पहला। इसके बाद दूसरा हमारे पास अनुपात बना है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण के लिए होता है कोस। ठीक है, और किस कोण के लिए है, इसी कोण के लिए, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया अपने पास, कोस। ठीक, पहला साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, दूसरा कोस का हो गया आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब तीसरा देखो, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तीसरा जो अनुपात है उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, उसके लिए जो अनुपात बनेगा वो बनता है कौन सा, टेन थीटा। ठीक है, तो लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का, और ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया अपने पास। ठीक, साइन, कोस और टेन। ठीक है, कौन से कोण के लिए, ए कोण यानी कि थीटा के लिए, थीटा के सामने वाली लंब, उसके साथ वाली आधार और ये वाली कर्ण। ठीक, तो क्या फॉर्मूले हो गए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, तो ये मेन हो गया अपने पास। अब बाकी तीन और बच रहे हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। ठीक है, तो देखो लंब बटे कर्ण का उल्टा किया तो कर्ण बटे लंब। ठीक, तो इसके लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन के बाद इसका लिखेंगे कर्ण बटे लंब, साइन का विलोम उल्टा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अगले वाले के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो हो जाएगा कोसेक, COSEC, कोसेक। किस कोण के लिए, इस वाले के लिए, तो कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कोसेक थीटा क्या फॉर्मूला हो गया, कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन के फॉर्मूले का अगर विलोम करेंगे तो किसका फॉर्मूला आ जाएगा, कोसेक का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोस के फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, इसका अगर विलोम करेंगे तो कोस के फॉर्मूले का अगर हम विलोम करते हैं तो हमें मिलता है सेक, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो गया हमारे पास आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये किसका हो गया, सेक का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से अगर हम टेन का उल्टा करेंगे
तो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, और बराबर ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, साइन कोस और टेन इन तीनों के जो विलोम है वो क्या है, कोसेक से कोट। ठीक, इनके फॉर्मूले का हम यदि उल्टा कर देंगे तो हमें ये 3 मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो साइन, साइन का उल्टा क्या हो गया, कोसेक, कोसेक का मतलब उल्टे का मतलब हो गया विलोम, यानी कि बटे के रूप में। ठीक, तो यहां से हम बाकी के 6 फॉर्मूले और बना सकते हैं। अब 6 फॉर्मूले कौन कौन से बनेंगे, देखो पहला देखो साइन, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, साइन का विलोम कौन हो गया, कोसेक। ऐसे अगर कोसेक वाले को देखें तो कोसेक का विलोम कौन हो जाता है, साइन। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे का मतलब बटे के रूप में, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, ऐसे ही कोसेक का उल्टा क्या होगा अपने पास, 1 बटे साइन, विलोम के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा क्या होता है अपने पास, साइन होता है। इसी तरीके से हम कोस को भी लिख सकते हैं, कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा को अगर हम लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, यानी कि एक दूसरे के विलोम। ठीक है, साइन का विलोम कोस का विलोम सेक और सेक का विलोम कोस हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम टेन का लिखेंगे तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा, टेन किसका विलोम होता है, कोट का विलोम होता है। ठीक है, और ऐसे कोट का लिखेंगे तो 1 बटे टेन, तो कोट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। ठीक, देखो हमारे पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, यहाँ पर भी 6, एक दूसरे के विलोम के रूप में। तो साइन का कोसेक और कोसेक का वापस क्या हो गया, साइन, कोस का सेक और सेक का वापस क्या हो गया, कोस, टेन का कोट है और कोट का वापस क्या हो गया, टेन। ठीक है, तो ये 6 हो गया अपने पास। ठीक, इसके अलावा टेन और कोट के 2 फॉर्मूले और निकलते हैं। अब टेन और कोट के 2 फॉर्मूले कौन कौन से निकलेंगे, देखो टेन, अगर हम साइन थीटा के फॉर्मूले में कोस थीटा के फॉर्मूले का भाग देते हैं। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। ठीक है, भाग देते हैं, देखो लंब बटे कर्ण और इसका आधार बटे कर्ण। ठीक है, साइन के फॉर्मूले में कोस के फॉर्मूले का भाग दिया तो ये लिखा हमने, यहां से क्या होगा, कर्ण से कर्ण कटा तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार तो किसका होता है, टेन का। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी कि टेन का एक और फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, जो इस तरीके से निकल के आता है अपने पास। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। इसी तरीके से कोट थीटा बराबर वापस इसका विलोम कर देंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो टेन और कोट के 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, एक दूसरे के उल्टे भी होते हैं, और टेन और कोट को यदि साइन कोस के रूप में लिखेंगे तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारे पास मेन फॉर्मूले होंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। शुरुआत में हम ये 6 फॉर्मूले याद रखेंगे, इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे के विलोम लिख देंगे, तो ये 6 फॉर्मूले इनके विलोम के हो गए। बाकी के 2 टेन और कोट साइन कोस के रूप में भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली मेन फॉर्मूले होंगे जो एक्सरसाइज 8.1 के अंदर काम में आएंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, इनके फॉर्मूलों को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है अपने पास। ठीक है, पहले साइन कोस और टेन। ठीक है, अगर हम इन 3 का याद रख लेंगे तो बाकी तो हम इनके विलोम कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का सूत्र याद रखने का एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। हम एक चीज याद रखेंगे, एल ए एल और के ए। ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, लाल बटे कक्का के रूप से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब लाल बटे कक्का का मतलब क्या हो गया, पहला जो वर्ण है एल बटे के, ये पहला तो किसका होता है, साइन का। बहुत सिंपल तरीका है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का के रूप से में याद हो जाएगा। साइन कोस और टेन 3 होते हैं, तो पहला तो किसका होता है, साइन का, मतलब लंब बटे कर्ण। पहला किसका हो गया, साइन का लंब बटे कर्ण। दूसरा किसका हो जाएगा यहाँ पे, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका हो गया, कोस का। तो पहला साइन का, दूसरा कोस का और तीसरा किसका हो जाएगा, टेन का, यानी कि लंब बटे
आधार। ठीक है, तो साइन कोस और टेन लाल बटे कक्का से हम इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब साइन का उल्टा करो कोसेक, कोस का उल्टा करो सेक, और टेन का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट आ जाएगा अपने पास। ठीक, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के शुरुआती के जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 के अंदर काम में आएंगे। तो इन सभी फॉर्मूलों को लिख लें अपने नोट्स, इन सभी फॉर्मूलों को अपने नोट्स में लिख लें और इनको याद रख लें। याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इनको पढ़ लिया है। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों को इसकी एक्सरसाइज 8.1 के अंदर काम में लेंगे।